चलिए, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आज मैं जो आपको टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया है, प्रत्येक एक सेंटेंस को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो होता आपका, जैसे मान लीजिएगा ये आपका रहा है सेंटेंस और एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। कितने पार्ट्स में करना है? दो पार्ट्स में करना है। पहला आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रत्येक सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अगर हम बात करें किसकी और सब्जेक्ट की, तो यहां पर बेटा सब्जेक्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका क्वालिफायर और दूसरा होता है हेडवर्ड। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेडवर्ड। अब क्वालिफायर के अगर पार्ट की बात करें तो क्वालिफायर के पार्ट को तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका क्वालिफायर का फर्स्ट भाग है आपका डिटरमिनर। क्या होगा बेटा? डिटरमिनर होगा। तो यहां पर डिटरमिनर और दूसरा पार्ट होता है आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब अगर बात करें, देखिए ये आपके तीन पार्ट्स हो गए हैं। क्वालिफायर के कितने हो गए बेटा? तीन पार्ट। डिटरमिनर हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है और एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है। अब अगर हम डिटरमिनर की बात करें तो डिटरमिनर को कितने भागों में बांटा गया है? फाइव में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। वो कौन कौन से होते हैं? डिटरमिनर की बात करें तो डिटरमिनर को बेटा मैंने बांटा है 5 पार्ट्स में, और वो 5 पार्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं देखना है। सबसे पहले होता है आपका आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। और सेकंड होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। और थर्ड होता है आपका पजेसिव। और फोर्थ होता है नंबरल। और लास्ट होता है आपका क्वांटिटेटिव। इन 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब 5 पार्ट्स को जब डिवाइड किया गया है तो यहां देखना, आर्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पजेसिव है और नंबरल है और क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। ये आपके आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल आपके सभी को मालूम होगा, जैसे कि ए एन डी होते हैं। इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट, ठीक है ना। अब अगर इसके आर्टिकल के पार्ट करें तो आर्टिकल के बेटा दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका डेफिनेट और दूसरा हो जाता है इंडेफिनेट, ठीक है ना। इंडेफिनेट हो जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा ए एन डी दो होते हैं, दो भागों में बांटा गया है इसको, डेफिनेट और इंडेफिनेट। अगर हम बात करें नंबरल की तो बेटा नंबरल के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है आपका कॉर्डिनल नंबर, और एक होता है आपका ऑर्डिनल। एक होता है कॉर्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। अभी हम बताएंगे 1 बाय 1 करके कि कौन सा कॉर्डिनल होता है, कौन सा ऑर्डिनल होता है। अब अगर हम बात करें किसकी? प्रेडिकेट की। अब प्रेडिकेट के भागों को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? प्रेडिकेट के भागों को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने में? दो में। एक होता है आपका वर्ब से शुरू होता है, हमेशा ध्यान रखना है। जो प्रेडिकेट भाग होगा वो वर्ब से शुरू होगा। दूसरा होगा ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। अब वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ब को बेटा बांटा गया है यहां पर दो भागों में। एक होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। इसको यानी कि वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होती है ट्रांसिटिव और दूसरी होती है इंट्रांसिटिव। एक वर्ब होती है आपकी ट्रांसिटिव और दूसरी होती है इंट्रांसिटिव, ठीक है ना। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। एक प्राइमरी, तो यहां पर लिखेंगे हम प्राइमरी और मॉडल, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। अब आपको पता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन होती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं। जैसे मान लीजिएगा प्राइमरी के लिए मैंने एक रूप बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने लिखा है डू और बी और हैव, ठीक है ना, डू बी हैव लिखा हुआ है। अब इन्हीं के द्वारा आप टोटल आपकी जितनी भी प्राइमरी वर्ब हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किस तरीके से। जैसे डू होता है तो डू की आपकी तीन फॉर्म होती है, डू, डज, डिड। कितनी होती हैं? डू और डज और डिड, ठीक है ना। और आपकी बी होती है, बी क्रिया के कितने रूप होते हैं बी वर्ब के? 5 होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। तो यहां पर करेंगे इज, आर, एम, वाज और वर, ये आपके बी क्रिया के रूप हो गए। कितने हो गए हैं बी क्रिया के? हैव के, इसी तरीके से हैव के होते हैं हैज, हैव और हैड। ये आपका हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ये किसके रूप हैं? ये बेटा इसके पार्ट हैं किसके? ऑक्सिलरी वर्ब के। ऑक्सिलरी वर्ब के दो भाग हुए हैं यहाँ पर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? इसको हमने दो भागों में बांटा है बेटा। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो में डिवाइड किया गया। हमेशा ध्यान रखना है कि अधिकांश स्टूडेंट इसमें मिसिंग हो जाते हैं कि कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको समझने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जो लिविंग होता है, यहां पर लिख दूं लिविंग होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सजीव जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो निर्जीव होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब चलिए वन बाय वन ऊपर से बता दें। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, सेंटेंस के दो पार्ट हो गए बेटा। कितने हो गए हैं? यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पर सेंटेंस है। सेंटेंस के 2 पार्ट हुए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर हम प्रेडिकेट सब्जेक्ट के भाग की बात करें तो सब्जेक्ट के दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड। अब क्वालिफायर हेड वर्ड अब कैसे रिकॉग्नाइज, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज व्हाट इज द हेड वर्ड और व्हाट इज द क्वालिफायर, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं बताया हूं, जब हेड वर्ड रिकॉग्नाइज करिए, पहले सेंटेंस में जो मुख्य शब्द होता है, हेड वर्ड की हिंदी होती है मुख्य शब्द। तो जो मुख्य शब्द आपका सेंटेंस में होता है उससे पहले कोई एक शब्द आ जाए, ठीक है ना। तो जो पहले हेड वर्ड से पहले आने वाला शब्द होगा वो आपका होगा क्वालिफायर। क्लियर हो गया है? जैसे मैं बोलूं आपको दिस मैन, क्या बोला मैंने? दिस मैन, ये लिखा है दिस मैन, तो मैन है आपका हेड वर्ड। हेड वर्ड से पहले दिस आया है तो दिस आपका हो गया है क्वालिफायर, ठीक है ना। क्वालिफायर के दो भाग हो गए हैं, हेड वर्ड और क्वालिफायर, सॉरी सब्जेक्ट के दो भाग हो गए हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। इसके बाद अगर हम क्वालिफायर को डिफाइन करें, क्वालिफायर के कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो क्वालिफायर को बेटा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका डिटरमिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब डिटरमिनर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? डिटरमिनर का डेफिनेशन, डिटरमिनर जैसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? कौन सा डिटरमिनर है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा हेड वर्ड है, ठीक है ना, या फिर कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? अगर सेंटेंस में हेड वर्ड दिया गया है और उस हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव दिया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एडजेक्टिव से पहले आने वाला जो भी वर्ड होगा वही आपका डिटरमिनर होगा।
आया समझ में? जो हेड वर्ड से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आएगा वो आपका क्या होगा? क्या होगा? डिटरमिनर होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, यहां पर मैंने लिख दूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है दिस फैट मैन, दिस फैट मैन लिखा है, तो अब इसमें हेड वर्ड क्या हो गया बेटा? मैन हो गया है। मैन से पहले एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव छांटने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एडजेक्टिव छांटने हैं तो आप किसी नाउन या प्रोनाउन में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने का अर्थ करने पर जो भी उत्तर मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो इसमें जोड़ेंगे मैन, मोटा आदमी, तो यहाँ पर मैन में जोड़ दें कैसा आदमी है, आंसर क्या आ रहा है? मोटा आदमी आ रहा है, ठीक है ना, मोटा आ रहा है। तो यहाँ पर फैट क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो मैंने बताया था हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो पहले आने वाला वर्ड होगा वो आपका डिटरमिनर होगा। तो ये आपका दिस डिटरमिनर होगा, फैट आपका एडजेक्टिव होगा, मैन हेड वर्ड होगा। अगर हम बात करें एडजेक्टिव फ्रेज की, तो फ्रेज क्या होता है? पहले फ्रेज का डेफिनेशन समझ लीजिए। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? जो कुछ अर्थ तो यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह हो जो अर्थ तो प्रकट करे परंतु पूर्ण अर्थ प्रकट ना करे, तो उसी को हम फ्रेज कहते हैं। सेंटेंस और फ्रेज में फर्क क्या है उस फर्क को समझ लीजिए। हालांकि सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज आपका वो होता है जो अर्थ तो प्रकट करेगा लेकिन पूरा अर्थ प्रकट नहीं करेगा, वो आपका फ्रेज होता है। तो इसी को जैसे हम कहते हैं दिस फैट मैन सिटिंग इन द रूम इज लाफिंग। ये सेंटेंस आपका हो गया ए फैट मैन सिटिंग इन द रूम इज लाफिंग। और आपको बता दूं जो आपका प्रेडिकेट पार्ट होता है, प्रेडिकेट पार्ट जो भी होगा वो हमेशा वर्ब से शुरू होगा। जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाए वहीं से आप देख लेना कि यहीं से हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहां पर देखेंगे वर्ब क्या है आपकी? इज लाफिंग। इज वर्ब हो गई है, इज से इधर वाला भाग आपका क्या हो गया है बेटा? प्रेडिकेट हो गया, और इससे इधर वाला भाग आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट में देखिए कितने पार्ट है, मैंने बताया था हेड वर्ड को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है। तो हेड वर्ड इसमें क्या है? मैन। बहुत सुंदर बात है, मैन आपका हेड वर्ड हो गया। मैन, और मैन से पहले आया फैट, तो फैट क्या हो गया है? एडजेक्टिव हो गया है। और एडजेक्टिव से पहले जो दिस आया है वो क्या हो गया है? वो आपका डिटरमिनर हो गया, उसी को डिटरमिनर कहेंगे। और जो सिटिंग इन द रूम, कमरे में बैठी हुई, इसकी हिंदी होगी कमरे में बैठी हुई। तो कमरे में बैठी हुई केवल कुछ सेंस प्रकट कर रहा है बल्कि पूरा सेंस प्रकट नहीं कर रहा है। तो यही आपका कौन सा हुआ जाके? फ्रेज। इसी को क्या कहेंगे? फ्रेज। अर्थ तो प्रकट करे परंतु पूर्ण अर्थ प्रकट न, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। ये आपका इतना भाग फ्रेज हो गया है। और इसके बाद इज लाफिंग जो है वो आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया है। प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर एज लिखा है, लाफिंग लिखा, तो एज वर्ब हो गई आपकी। तो यहाँ से आपका पूरा भाग प्रेडिकेट है। चलिएगा, इतना भाग डिवाइड हो गया है। आगे चलते हैं, आगे चल करके मैं बताता हूँ। अगर हम बात करें डिटरमिनर की, तो डिटरमिनर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 5 में डिवाइड किया गया है। देखेंगे आर्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पजेसिव है, नंबरल है और क्वांटिटेटिव है। आर्टिकल जैसा कि सभी लोगों को अभी मैंने बता दिया है, आर्टिकल जो होता है वो आपका 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या नाम? डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट 2 में डिवाइड किया गया। ए एन डी 3 आपके आर्टिकल होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव किसे कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं बेटा, इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव अगर आप समझना चाहें तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते केवल 4 आप समझ लीजिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। हालांकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होते हैं। अगर प्रोनाउन का स्थान ले रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव का स्थान ले रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर डिटरमिनर का स्थान ले रहा है तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होगा। डिटरमिनर का स्थान जैसा कि अभी मैंने बता दिया है, जैसे दिस फैट मैन। अब यहीं पर आ जाइएगा, ये सेंटेंस लिखा है दिस फैट मैन। मैन से पहले फैट आया, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले दिस आया है, तो दिस मैंने बताया है ये संकेत कर रहा है। जब कोई किसी को संकेत करे, जैसे दिस माने ये है, दैट माने वह है, दीज माने ये,
और दोज माने बे। याद रखना है आपको कि दिस का प्लूरल नंबर दीज होता है और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। तो दिस, दीज, दैट, दोज ये आपके जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना, और सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, डिटरमिनर, यहाँ पर डिटरमिनर का स्थान ले रहा है, तो ये आपका दिस क्या हो गया है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहलाएगा। दिस ये क्या कहलाएगा। आगे आ जाते हैं एडजेक्टिव, सॉरी पजेसिव। पजेसिव किसे कहते हैं, पजेसिव बेटा होता है संबंध कारक, जो किसी का किसी से संबंध दिखाए। जैसे मान लीजिएगा आई का पजेसिव क्या होता है, आई का माई होता है, सी का हर होता है, ही का हिज होता है, दे का देयर होता है, यू का योर होता है, वी का अवर होता है। तो जिस तरीके से ये प्रोनाउन के पजेसिव संबंध दिखाने वाले वर्ड होते हैं उन्हीं को कहते हैं पजेसिव डिटरमिनर, ठीक है ना। जैसे यहाँ कर दूँ माई यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर, यहाँ कर दिया है मैंने माई यंगर सिस्टर। तो माई यंगर सिस्टर, सिस्टर से पहले यंगर आया, यंगर आपका एडजेक्टिव हुआ, माई आपका क्या हो गया है, डिटरमिनर हो गया। अब डिटरमिनर में भी कौन सा पार्ट हुआ है, पजेसिव हुआ। किसकी बहन, मेरी बहन, ठीक है ना। तो मुझसे संबंध रखने वाली, तो संबंध सूचक हुआ ये, इसलिए ये आपका हो गया है माई यानी कि पजेसिव डिटरमिनर। अब अगर बात करें नंबरल की, तो नंबरल आपको सभी को मालूम होगा, नंबर मानी संख्या होती है, क्या होती है, संख्यावाचक। तो संख्याएं यानी कि संख्यावाचक जो नंबरल होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका कॉर्डिनल और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल। अब कॉर्डिनल कौन होता है और ऑर्डिनल कौन होता है, इसके बारे में हम आपको डिफाइन करें। देखिए आपने दो प्रकार से, एक जो कॉर्डिनल होता है वो आपकी संख्या को शो करेगा, नंबर को शो करेगा, ठीक है ना, और जो ऑर्डिनल होता है वो पोजीशन को शो करेगा। जैसे आपने नंबर देखे होंगे, जैसे मैंने लिखा है 1, या फिर इसी तरीके से कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये आपके नंबरल हो गए हैं। और अगर हम कह दें इसी तरीके से आपने लिखा देखा होगा, ये पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट है ना, सेकेंड, थर्ड है ना, फोर्थ। तो जो ये इस प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं आपके ऑर्डिनल। क्या होते हैं, ऑर्डिनल। समझ में आ गया है। जो संख्या को प्रकट करें वो कॉर्डिनल होते हैं, जो पोजीशन को शो करें वो आपके ऑर्डिनल होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। चलिएगा आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, जिससे क्वांटिटी मीन्स होती है मात्रा, परिमाण, जिससे मात्रा या परिमाण का बोध होता है वो होते हैं आपके क्वांटिटेटिव डिटरमिनर, ठीक है ना। जैसे अब मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा जैसे मान लीजिएगा जिसको गिना ना जा सके, या तो तौला जा सके या नापा जा सके, उसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। और क्वांटिटेटिव और नंबरल में फर्क सिर्फ यही है, नंबर को गिना जा सकता है और बट क्वांटिटेटिव को गिना नहीं जा सकता है। उसे या तो तौल सकते हैं या फिर उसे नाप सकते हैं, या गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं या नाप सकते हैं। वाटर है, शुगर है, माइज है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, टी है, मिल्क है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो मैं बता दूं जो भी अनकाउंटेबल होते हैं वो आपके सारे के सारे सभी के सभी होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। क्लियर हो गया है। जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सभी के सभी क्वांटिटेटिव होते हैं। क्लियर हो गया है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। आ जाइएगा आगे लेकर के चलते हैं आपको जो आपका प्रेडिकेट पार्ट है। अब प्रेडिकेट के पार्ट के बेटा दो भाग हो जाते हैं। प्रेडिकेट के कितने हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका वर्ब और दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। वर्ब वो होता है, वर्ब आपकी दो प्रकार की हो जाती है, एक मेन वर्ब हो जाती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है। बेटा मेन वर्ब को एक चीज और कहते हैं एक्शन वर्ब। क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द ट्रांसिटिव वर्ब एंड व्हाट इज द इंट्रांसिटिव वर्ब। सो आई एक्सप्लेन। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसका ऑब्जेक्ट दिया जाता है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया जाए वो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया जाए वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा ही रीड्स, मैंने लिखा यहाँ पर ही रीड्स। अब देखिएगा ही सब्जेक्ट हो गया है, रीड आपकी वर्ब हो गई है, तो रीड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो इसी वर्ब को हम क्या कहेंगे,
इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। और अगर इसी के बाद में कर दूं ही रीड्स द बुक, चलिएगा अब यहां पर बुक इसका ऑब्जेक्ट आ गया है, ही रीड्स का ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक है, तो ये अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होने के कारण ये आपकी अब ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांसिटिव से कैसी हो गई है, ट्रांसिटिव वर्ब बनकर के क्रिएट हो गई है। समझ में आ गया है। तो ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में यही आपका फर्क है। और अब आ जाइएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी, पहली होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, उसको डिफाइन करेंगे। प्राइमरी के लिए अभी मैंने बताया था, केवल ध्यान देना है डू बी हैव को, इस पर ध्यान देना है। ये लिखा है मैंने डू, एक होता है बी और हैव। अब डू की डू डज डिड, ये होगी डू की फॉर्म, ठीक है ना। बी की होती है इज आर एम बाज बर, ये बी क्रिया के रूप हो गए हैं। इसके बाद हैव की हैज हैव हैड, ये हो गए हैं। तो बस जो इसको ध्यान में रखेंगे इसका फार्मूला तो समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब केवल इतनी होती हैं। इसके बाद आती है आपकी कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी कौन होती है, मॉडल ऑक्सिलरी बेटा वर्ब वो होती है, जैसे इनको छोड़ दो, प्राइमरी वर्ब को, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ करके बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी आपकी मॉडल होती है। जैसे कैन है, है, बिल है, वुड है, सेल है, सोड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ये सारी की सारी सभी की सभी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात हो गई। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट की बात करें अगर, तो ऑब्जेक्ट को बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बड़े आसानी से समझ लेंगे। जो आपका लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो नॉन लिविंग होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पोजीशन क्या होती है इसकी रखने की, यानी कि इनडायरेक्ट किसी भी सेंटेंस में अगर रखने की पोजीशन है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाएगा। अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना है, इसकी स्थिति को चेंज करना है, इसके प्लेस को चेंज करना है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, टू या फोर का प्रयोग करके हम इसके स्थान को चेंज कर देंगे। बात आ गई समझ में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट पार्ट ऑफ सेंटेंस। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, टेक केयर।